कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ सन लिमिटेड एज एट 31/3/2022 वाज एज अंडर। तो सन लिमिटेड का हमें यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर बता रखा है। कह रहा है कि जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो 80 लाख रुपए का है और पेड वैल्यू कितनी है 100। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 8% का 40 लाख का है, 12% डिबेंचर 64 लाख का है और जो रिजर्व्स है वो 32 लाख रुपए का है। Sun Limited earns a profit of 32 lakhs annually on an average before deduction of income tax, which works out to 35% and interest on debenture। कह रहा है कि जो सन लिमिटेड है वो हर साल 32 लाख का प्रॉफिट कमाता है और जो 32 लाख का प्रॉफिट है ना, इसमें इनकम टैक्स अभी हमने लेस नहीं किया है और इसमें हमने किसी भी तरीके का कोई इंटरेस्ट है वो लेस नहीं किया है। यानी ये क्या हो गया, ये हमारे लिए हो गया पीबीआईटी हो गया हमारे लिए। और ये टैक्स रेट यहाँ पे दे रखी है 35% की। आगे कहते हैं कि नॉर्मल रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर्स ऑफ कंपनी सिमिलरली प्लेस्ड इज 9.6% प्रोवाइडेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कवर्स फिक्स इंटरेस्ट एंड फिक्स डिविडेंड्स एट लीस्ट 3 times और कैपिटल गेयरिंग रेशियो इज 0.75%। कह रहा है कि इंडस्ट्री में जो सिमिलर कंपनीज हैं वो ऑन एन एवरेज उनका जो ROE है ना वो कितना है 9.6%। बस 2 कंडीशन वो फुलफ़िल कर देते हैं। तो यानी जिस भी कंपनी की ये 2 कंडीशन फुलफ़िल होती है उस इंडस्ट्री की जो एवरेज, उस इंडस्ट्री में जो कंपनीज होती हैं उनकी जो एवरेज ROE होती है वो 9.6% होती है। अब वो 2 कंडीशन कौन सी है? पहली कंडीशन तो ये कह रहा है कि आपका जो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट प्लस जो प्रेफरेंस डिविडेंड होता है। देखो जो फिक्स डिविडेंड होता है उसका मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड ही तो होता है, वो एटलीस्ट आपका 3 होना चाहिए। यानी ये जो रेशियो है ना ये आपकी 3 होनी चाहिए कम से कम। और जो आपका कैपिटल गियरिंग रेशियो है, कैपिटल गियरिंग रेशियो मतलब आउटसाइडर्स फंड्स डिवाइड बाय जो ओनर्स फंड है, ये आपका कितना होना चाहिए 0.75। तो एक बार दोबारा बताता हूँ। इसकी जो इंडस्ट्री है सन लिमिटेड की, तो सन लिमिटेड की इंडस्ट्री में जो कंपनी ये 2 कंडीशन फुलफ़िल कर देती हैं। 2 कंडीशन कौन सी? कि उनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो कवर कर देता है फिक्स इंटरेस्ट और डिविडेंड को 3 बार और जो कैपिटल गियरिंग रेशियो वो 0.75 है। तो जैसे कोई भी कंपनी ये 2 कंडीशन फुलफ़िल करती है तो उन सब कंपनीज़ का जो एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी आता है वो कितना आता है 9.6% का। ये 2 कंडीशन फुलफ़िल करेंगी तभी आएगा 9.6%। ठीक है। फिर हमें एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसने बता रखी है। कह रहा है कि आप जो यील्ड ऑन शेयर जो कैलकुलेट करना है आपको वो कैसे कैलकुलेट करना है। कह रहा है कि 50% ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स आप ले लेना और जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स है उसका 5% आप ले लेना। तो यानी हमें सिंपल सा हमें पता चल रहा है कि अपने को क्वेश्चन में यील्ड ऑन शेयर कैलकुलेट करना पड़ेगा और जिसके लिए इसने पहले बता दिया कि आप क्या करना है। जब भी आपको यील्ड ऑन शेयर कैलकुलेट करना हो तो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स का 50% ले लेना और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स का 5% ले लेना और इन दोनों को जोड़ देना। अब आप कहोगे सर ये डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स क्या है? देखो जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं ना, इसका मतलब होता है कि जो इक्विटी शेयर वाले को, प्रेफरेंस शेयर वाले को, इक्विटी शेयर वाले को जो डिविडेंड पे किया गया है उसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। और जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स मतलब जो आखिर में कंपनी के पास बच जाते हैं, यानी जो आप इसे रिटेन अर्निंग कह सकते हो कंपनी की। फिर आगे कहता है ये कि सन लिमिटेड हैज़ बीन रेगुलरली पेइंग इक्विटी डिविडेंड ऑफ 8%। तो यानी सन लिमिटेड का ये DP रेशियो आपको बता रहा है 8% का। फिर आपको कंप्यूट करने के लिए बोल रहा है वैल्यू पर इक्विटी शेयर। क्या कंप्यूट करने के लिए बोल रहा है? आपको बोल रहा है वैल्यू पर इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी एज्यूमिंग। अब आपको क्या एज्यूम करना है? एज्यूम करना है कि 1% फॉर एवरी 1 time ऑफ डिफरेंस फॉर इंटरेस्ट एंड फिक्स डिविडेंड कवरेज एंड 2% फॉर एवरी 1 time ऑफ डिफरेंस फॉर कैपिटल गियरिंग रेशियो। अब ये क्या चीज़ है, ये जब हम सवाल सॉल्व करेंगे ना तब उस समय हम देखेंगे, अभी देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको अभी छोड़ देते हैं। अपने को क्या निकालना है? अपने को एक ही चीज़ निकालनी है, वो चीज़ है वैल्यू पर इक्विटी शेयर। ये जो मॉडल होता है ना इसे हम कहते हैं अकाउंटिंग बेस्ड मॉडल। अभी तक हमने इन 2 मॉडल देखे हैं, एक होता है डिविडेंड बेस्ड मॉडल, दूसरा होता है अर्निंग बेस्ड मॉडल। ये तीसरा मॉडल है अकाउंटिंग बेस्ड मॉडल। ठीक। अब देखो इस अकाउंटिंग बेस्ड मॉडल में अगर आपको वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला ये होता है, उसमें हमें 3 कंपोनेंट चाहिए होते हैं। एक्चुअली डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर। तो पेड अप वैल्यू तो हमें पता है 100 रुपीज़ की है, हमें चाहिए 2
कंपोनेंट और चाहिए हमें, एक चाहिए एक्चुअल यील्ड और दूसरा चाहिए एक्सपेक्टेड यील्ड। तो सबसे पहले हम एक्चुअल यील्ड को निकालने की कोशिश करते हैं। देखो जो एक्चुअल यील्ड होता है ना उसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक। अब एक्चुअल यील्ड का फॉर्मूला ये होता है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल हमें पता है कितने की, 80 लाख रुपीज़ की इक्विटी शेयर कैपिटल है। अब हमें क्या चाहिए, यील्ड ऑन शेयर्स चाहिए, और क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी बता रखा है कि यील्ड ऑन शेयर्स कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो यील्ड ऑन शेयर्स कैलकुलेट करने के लिए इसने बता रखा है कि आपको डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स का 50% लेना है और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स का 5% लेना है। अब ये निकलेगा कैसे, इसके लिए हमें इनकम स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, तभी तो हमें पता चलेगा ना कि हमारी रिटर्न अर्निंग कितनी आई, इक्विटी शेयर होल्डर्स को हमने डिविडेंड कितना पे किया। जब तक हम इनकम स्टेटमेंट नहीं बनाएंगे तब तक ये चीज़ हमें पता कैसे चलेंगी, ठीक। तो हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। तो ये देखो, ये है आपकी इनकम स्टेटमेंट, इस तरीके से होती है ना। सबसे पहले पीबीआईटी होता है, फिर पीबीआईटी में से हम इंटरेस्ट लेस कर देते हैं, फिर हम टैक्स लेस कर देते हैं, फिर जो हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचता है उसमें से हम सबसे पहले हम पेमेंट करते हैं प्रेफरेंस को, उसके बाद हम पेमेंट करते हैं इक्विटी शेयर को, उसके बाद जो भी बचता है वो हमारी रिटेन अर्निंग हो जाती है। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना 32 लाख का, तो 32 लाख का प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। उसके बाद हमें किसको पे करना है, डिबेंचर होल्डर्स को, यानी हमें इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है। तो देखो ये रही इंटरेस्ट की पेमेंट, 64 लाख का 12% कितना आएगा, 7,68,000। ये कर दिया तो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से हम क्या करेंगे, टैक्स की पेमेंट करेंगे। टैक्स का रेट कितना है, 35% का, तो इसका 35% कर दोगे तो टैक्स आ जाएगा आपको, फिर टैक्स लेस कर दोगे तो आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड को पे कर देते हैं। तो प्रेफरेंस डिविडेंड कितना आएगा, देखो 40 लाख का शेयर कैपिटल है, इस इंटू 8% कर दो तो आपका आंसर कितना आएगा, 3,20,000। तो 3,20,000 का प्रेफरेंस डिविडेंड आप पे कर दो, प्रेफरेंस कैपिटल नहीं पे करना है, प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना है। तो प्रेफरेंस डिविडेंड आपने पे कर दिया, उसके बाद आपने इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करना है। अब इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड पे कितना किया जाए, तो देखो यहीं पे कहीं इन्फॉर्मेशन दे रखी थी कोई डीपी रेशो, हाँ देखो डीपी रेशो 8% का बता रखा है ना, तो 8% का, तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो गया हमारे पास, 80 था, 80 का 8% करोगे तो कितना आएगा, 6,40,000। तो इक्विटी वाले को भी पे कर दिया, तो जो बचा हमारे पास वो क्या हो गया, रिटेन अर्निंग हो गया। अब हमें ये भी पता है अब फिगर डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स की और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स की भी फिगर हमें पता चल गई, ठीक है। अब सीधा सीधा क्या करो, इनका 50% ले लो और एक का 5% आपने ले लेना है। ये देखो यहाँ पे ये फिगर हमें पता चल गई, अब इसका ले लोगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका, ये आ गया। तो यील्ड ऑन इक्विटी शेयर कितना आया, 3,51,040 हमने डाल दिया, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 4.39 का हमारा आ गया एक्चुअल यील्ड। तो 4.39 का एक्चुअल यील्ड आ गया, तो ये देखो एक्चुअल यील्ड 4.39 का आ गया। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए एक्सपेक्टेड यील्ड, ठीक है। तो अपने को दे रखा था एक इन्फॉर्मेशन जिसमें ये बोल रखा था कि जो इंडस्ट्री की जो एवरेज आरओई है वो कितनी है, कुछ 9.6% की बता रखी थी। देखो यहाँ पे कहाँ क्या ये रहा, लेकिन उसके लिए 2 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है। पहला कि ये जो रेशियो है 3 होनी चाहिए और जो कैपिटल गेयरिंग रेशियो 0.75 की होनी चाहिए, ठीक है। अब ये देखो हमारी कितनी हम ये देख लेते अपना, तब अगर देखो अगर हमारा भी सेम होगा ना तो हमारा भी जो आरओई है या फिर एक्सपेक्टेड यील्ड है वो कितना आ जाएगा, वो भी 9.6% आ जाएगा। तो हम पहले अपना दामन तो देखें, अपना दामन कैसा है दूसरे का दामन देखने से पहले। देखो हम देखते हैं नोपेट रेशियो, तो देखो इसको नोपेट रेशियो को दूसरे तरीके से भी हम लिख सकते हैं, जैसे प्रॉफिट अवेलेबल फॉर ऑल सिक्योरिटी होल्डर्स डिवाइड बाय प्रॉफिट अवेलेबल फॉर आउटसाइडर सिक्योरिटी होल्डर। ऑल मतलब कौन से सिक्योरिटी होल्डर होते हैं, मेनली 3 तरीके के होते हैं, एक तो डिबेंचर डेट सिक्योरिटी होल्डर होता है, एक प्रेफरेंस सिक्योरिटी होल्डर होता है और एक इक्विटी सिक्योरिटी होल्डर होता है। और आउटसाइडर में कौन कौन से आते हैं, आउटसाइडर में प्रेफरेंस और डेट आता है, ठीक है। वैसे फॉर्मूला तो ये होता है इसका, बट मैंने इसको इस तरीके से एक्सप्रेस कर रखा था आपको, ताकि आपको ठीक से याद हो मतलब फॉर्मूला। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि सभी सिक्योरिटी होल्डर के लिए प्रॉफिट कितना अवेलेबल है। तो ये देखो डिबेंचर को हमने, डिबेंचर होल्डर जो डेट होल्डर हैं उनको हमने पे किया 7,68,000, प्रेफरेंस वाले को हमने पे किया है 3,20,000, और जो भी प्रॉफिट्स बचा वो इक्विटी वाले के लिए अवेलेबल। देखो हमें यहाँ पे है कि प्रॉफिट्स अवेलेबल कितना है, अवेलेबल पे किया है ये नहीं, अवेलेबल कितना है। देखो यहाँ पे क्या है, अवेलेबल पे किया है वो नहीं,
तो इसके लिए तो इतना ही है क्योंकि फिक्स परसेंटेज है, ठीक है, इन दोनों के लिए तो फिक्स परसेंटेज है, बट इक्विटी के लिए कोई फिक्स परसेंटेज है नहीं, तो जो भी रिमेनिंग प्रॉफिट बचा वो किसके लिए, वो इक्विटी के लिए हो गया। तो जब आप कहोगे प्रॉफिट अवेलेबल फॉर ऑल सिक्योरिटी होल्डर, तो इसमें आपको कौन कौन से अमाउंट डालने पड़ेंगे। एक तो आपको ये अमाउंट डालना पड़ेगा और आपको ये 7,68,000 डालना पड़ेगा। इसमें कितना होगा, इसमें प्रेफरेंस और इक्विटी दोनों, इसमें सारा अमाउंट आ गया, ठीक है। इसमें आपने प्रेफरेंस को भी पे कर दिया और जो इक्विटी के लिए बचा अवेलेबल वो भी है, और आपने डेट का अलग से लिख लिया, तो ऑल के लिए आपका नंबर आ गया ये वाला ऊपर वाली फिगर। अब चाहिए प्रॉफिट अवेलेबल फॉर आउटसाइड सिक्योरिटी होल्डर, कि हमने आउटसाइड सिक्योरिटी होल्डर के लिए प्रॉफिट कितना अवेलेबल है, तो कितना है 7,68,000 और प्रेफरेंस वाले को 3,20,000। देखो 60,68,000 3,20,000, तो इसको करोगे तो अपना कितना आएगा 2.16, और आना कितना चाहिए था, आना चाहिए था 3, अपना आ रहा है 2.16। चलो पहला तो नहीं मिला रेशियो। अब कैपिटल गियरिंग रेशियो एक बार देख लेते हैं, 0.75 अपना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कैपिटल गियरिंग रेशियो को हम कैसे लिखते हैं, एक्सप्रेस करते हैं आउटसाइडर्स फंड डिवाइड बाय ओनर्स फंड। तो आउटसाइडर्स फंड्स कैसे कितने हुए, तो देखो आप, ये देखो ये हमारे आउटसाइडर्स फंड है, ये आपको दिख रहा है, ये हमारे आउटसाइडर्स फंड है। तो आउटसाइडर फंड कितने हैं, 104 लाख आउटसाइडर फंड है, और जो ओनर्स फंड है वो कितना है, ये आपका ये 80 और 32 यानी 1,12,000 ओनर्स फंड हो गया। ये तो 1,04,000 लाख और 1,12,000 लाख। अब आप करोगे तो कितना आ रहा है 0.93, यानी हमारा कैपिटल गियरिंग रेशियो भी सेम नहीं आ रहा है। अब हम क्या करें, क्योंकि अब हम ROE कैसे निकालें, है ना, क्योंकि ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल हो जाती है तो हमारी ROE कितनी हो जाती है 9.6% आती है, बट हमारी तो ROE मतलब जो भी अपना सेम नहीं आ रहा ना दोनों रेशियो। तो अब हम क्या करें, तो देखियो उसके लिए इन्होंने यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन है ये इस चीज़ से रिलेट करती है कि अगर आपका सेम नहीं है तो आपको क्या करना है। कह रहा है ना कि अगर आपको सेम नहीं है तो हम आपको क्या देंगे, सज़ा। अगर आपका सेम नहीं है तो हम आपको सज़ा देंगे। अब सज़ा किस तरीके से देंगे वो देखो। ये कह रहा है कि आपका जो डिफरेंस आएगा, जो भी आपका डिफरेंस आएगा, तो एक टाइम के डिफरेंस के लिए आपको 1% उसमें इंटू करना पड़ेगा। यानी जो भी आपका डिफरेंस आएगा ना, इंटरेस्ट एंड फिक्स डिविडेंड कवरेज रेशियो में आपका जो भी डिफरेंस आएगा, जो आना चाहिए था और जो आपका है, इन दोनों का जो भी डिफरेंस है ना, उसको आप 1% से इंटू कर दो। तो कर देते हैं, अपने को दिक्कत क्या है ना। ये देखो इंटरेस्ट एंड फिक्स डिविडेंड कवरेज रेशियो आना चाहिए था कितना, आना चाहिए था 3, अपना कितना आया, अपना आया, एक मिनट यहाँ लिखा नहीं, अपना आया, मैं लिख देता हूँ, अपना कितना है, अपना है इंटरेस्ट एंड कवरेज में है 2.16, अपना है 2.16। तो डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस आया 0.84 का, और जो भी डिफरेंस आएगा उसको हम किससे इंटू कर देंगे, 1% से इंटू कर देंगे। तो 0.14 इंटू 1% करोगे तो कितना आंसर आएगा, वही 0.84%। अब ये इसके बारे में कैपिटल गियरिंग रेशियो के बारे में क्या कहता है, ये कैपिटल गियरिंग रेशियो के बारे में कहता है कि आपका जो भी डिफरेंस आएगा उसको आप 2% से इंटू कर दोगे। तो कैपिटल गियरिंग रेशियो अपना आया 0.93, आना कितना चाहिए था, आना चाहिए था 0.75, अपना आया 0.93। डिफरेंस कितना आया देखो, -0.75, डिफरेंस आया 0.18 का। अब 0.18 को आप 2% से इंटू कर दो तो 0.36 आ गया। एक मिनट, हाँ ठीक है, 0.36 आ गया, ऊपर 0.384 आ रखा था। अब कह रहा है कि आप इन तीनों को प्लस कर दो, ये प्लस ही तो करने बोल रहा है ना। देखो यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है कि आपने क्या करना है, आपने प्लस कर देना है। ये उसने लिखा नहीं है बट अपने को प्लस कर देना, क्योंकि अपने को सज़ा मिल रही है, एडिशनल रिस्क हम प्लस अपने में प्लस कर रहे हैं। देखो नॉर्मल तो सब कंपनी को इतना चाहिए होता है, लेकिन अपने को ज़्यादा चाहिए होगा, अपने को ज़्यादा चाहिए होगा। क्यों, क्योंकि अपना जो ये जो रेशियो है ये स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मैच नहीं कर रहा है, इसलिए अपने को और इसमें रिस्क वाला जो है फैक्टर कंसीडर करना पड़ेगा और अपनी जो रिटर्न ऑन इक्विटी और बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा रिस्क होता है उतना ज़्यादा रिटर्न ऑन इक्विटी होता है। अब कैपिटल गियरिंग रेशियो हमारे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है ही नहीं, तो मतलब उसमें रिस्क ज़्यादा है, रिस्क ज़्यादा तो अपने को रिटर्न भी तो ज़्यादा चाहिए होगा ना। तो
उस तरीके से आप समझ सकते हो। तो अपना कितना आ गया, 10.80 का आ गया। तो अब इधर आप 10.80 डाल दो तो आंसर कितना आ गया। अब ये देखो, ये तीनों फिगर हमारे पास आ गई है, हमारे पास एक्चुअल यील्ड भी आ गया, एक्सपेक्टेड यील्ड भी आ गया। अब सिंपल तीनों को फॉर्मूला में रख दो तो आंसर आपका आ गया 40.65। तो आपका जो वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर आया वो कितना है, 40.65 का आ गया।